नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह कैसे संकेत मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट का एक्शन किस तरह का हो सकता है, ब्रोकरेज रिपोर्ट के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन सब पर आगे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। कल तो भारतीय बाजारों में छुट्टी थी। 1 मई को महाराष्ट्र डे के मौके पर कल भारतीय बाजार बंद थे, लेकिन एक्शन भरपूर रहा क्योंकि फेड की पॉलिसी भी हुई थी इस बीच और उसके भी आउटकम आ चुके हैं। उस पर दुनिया भर के बाजारों ने रिएक्ट किया। तो पहले एशियाई बाजारों से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम आपको एक एक करके बताएंगे कि दुनिया भर के बाजार कल किस तरह से कारोबार कर रहे थे। तो आज पहले तो चीन के बाजार बंद रहेंगे, ये एक अपडेट आपके लिए। लेकिन अन्य बाजारों पर नजर डालें तो गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हरे निशान में है, करीब 30 अंक ऊपर। जापान के बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, कोरिया के बाजार भी लाल निशान में ही है और हांगकांग के बाजार में देखेंगे तो वो हरे निशान में करीब आधा % की मजबूती दिखा रहे हैं। तो काफी मिलीजुली शुरुआत हो रही है एशियाई बाजारों से। वहीं ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा माहौल था, क्योंकि फेड की पॉलिसी के आउटकम भी आए एक एक करके और उस पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे। हालांकि हमने देखा कि फिर रिकवरी के साथ बंद हुआ। डाउ जोन्स हरे निशान में। निचले स्तरों से अगर बात करेंगे तो 130 अंकों की रिकवरी देखने को मिली और दिन भर में अगर देखेंगे तो जिस तरीके से फेड के कमेंट आ रहे थे एक एक करके, निचले स्तरों से करीब 570 अंकों की रिकवरी डाउ जोन्स में देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग सपाट ही हुई। डाउ जोन्स हल्के हरे निशान में बंद हुआ। S&P 500 और नैस्डैक में भी फ्लैटिश ही क्लोजिंग देखने को मिली है। फेड पॉलिसी में इस बार की बात करें तो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। 5.25% से 5.5% और लगातार ये 6वीं बार हुआ जब फेड ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। हालांकि कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिससे कि बाजार में नर्वसनेस थी, लेकिन जिस तरह से फिर कमेंट्री आ रही थी फेड चेयरमैन की, उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे बाजार रिकवर हुए। बीच में ये बात भी होने लगी कि हो सकता है फेड अब आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी कर सकता है, लेकिन इस बात को फेड चेयरमैन ने खारिज किया और उन्होंने कहा कि हाइक लेना तो फिलहाल अनलाइकली है, ऐसा कुछ माहौल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कटौती को में भी वो फिलहाल जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि महंगाई को 2% के लक्ष्य के पास लाने में अभी अनुमान से काफी ज्यादा समय लग रहा है। वहां पर प्रोग्रेस काफी धीमी गति से हो रही है। इस वजह से वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन फेड ने जून से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की घोषणा कर दी, यानी कि बैलेंस शीट में जो बॉन्ड मार्केट में एक्सपोजर है वो उसमें कमी करेंगे, जिसके चलते हमने देखा कि बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी आई और बाजार में स्टेबिलिटी बने रहे, फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी बने रहे। इस कारण से फेड ने ये निर्णय लिया कि वो धीरे धीरे करके क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे और बॉन्ड मार्केट में एक्सपोजर कम करेंगे, जिससे कि बाजार में किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव ना हो। तो ये कुछ घोषणाएं हुई हैं। उसके बाद हमने देखा कि इस फैसले के बाद अगर बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो स्टेबल ही थे, ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं रहा। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स 4.6% पे थे, डॉलर इंडेक्स 105 पर था और क्योंकि ब्याज दरों को लेकर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, जल्द कटौती भी अभी नज़र नहीं आ रही है, जिसके चलते हमने सोने में हल्की तेज़ी देखी। 2323 के पास सोना कारोबार कर रहा था। कच्चे तेल में भी नरमी आई है, क्योंकि यहाँ पर मांग में कमजोरी और इन्वेंट्री बढ़ने से कच्चे तेल में नरमी है। यूएस में जो कमर्शियल क्रूड ऑयल स्टॉक पाइल्स हैं वहाँ पर अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते कच्चे तेल में नरमी थी। कुल मिलाकर संकेतों की बात करें तो ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा कुछ बहुत नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया मार्केट ने फेड पॉलिसी के बाद। और उसके बाद जब बॉन्ड मार्केट में स्टेबिलिटी की बात हुई वहाँ पर भी हमने ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देखा बॉन्ड मार्केट में। तो ओवरऑल मार्केट स्टेबल हैं आज के लिए और भारतीय बाज़ारों के लिए भी संकेत पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। खास करके इसके बाद जब हमने देखा कि मंगलवार के दिन बाजार में रिकॉर्ड हाइज देखने को मिले थे। बैंक निफ्टी ने भी रिकॉर्ड लेवल्स आए, निफ्टी में भी रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर थोड़ा नीचे भी आया और लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। तो मुनाफा वसूली भी थी, उतार चढ़ाव बना रहा और मुनाफा वसूली हमने बाजार की क्लोजिंग होते होते देखी। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे। तो कैश मार्केट में एफआईआईज की अब
खरीदारी देखने को मिल रही है। 1072 करोड़ की खरीदारी हुई थी मंगलवार के दिन। और DIIs की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार खरीदारी जारी है। 1430 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है यहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 4121 करोड़ की खरीदारी हुई और इंडेक्स ऑप्शन में 62,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे ही नजर आ रहे हैं। अब इन तमाम क्यूज को देखते हुए आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे ये समझ लेते हैं। हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा समझाने के लिए डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज किन लेवल्स पर नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि एक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने उस दिन रिकॉर्ड्स तक भी छुए और उसी दिन ही वो लाल निशान में भी आ गया। तो ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बाजार के अंदर बनी रहेगी, आगे भी आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। मैं आपके साथ पहले आज FIs के नंबर के साथ शुरू करूंगा और उसके बाद मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। FIs ने पिछले 2 दिन में करीब 15% की होल्डिंग्स अपनी बढ़ाई है। एक दिन उन्होंने 7% बढ़ाई है, कल उन्होंने करीब 8% बढ़ाई है। अब वो भारतीय बाजारों पे मेजोरिटी हो चुके हैं। मेजोरिटी इन द सेंस यानी कि 52% की होल्डिंग्स उनकी हो चुकी है लॉन्ग साइड पर। और ये FIs का ही कमाल है कि बाजार के अंदर आप बहुत छोटे स्पैन के अंदर, सिर्फ 2 ही दिन के स्पैन के अंदर कई बार मल्टीपल हाईज लगा देते हैं और बाद में जैसे ही थोड़ा भी आप चलते हैं तो एक और पॉइंट भी मार्केट के अंदर साथ साथ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवर हीटिंग। तो मार्केट के अंदर ओवर हीटिंग भी हो रही है, यानी कि आप खरीद तो रहे हैं, आप चला भी देते हैं, चल भी देता है बाजार, लेकिन उसके बाद थोड़ा हीट हो जाता है और उसको कूल डाउन करने के लिए ये प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है मार्केट के अंदर। ये आपने कई बार फील किया है कि बाजार ऊपर टिक पाने में थोड़ा मुश्किल करता है। तो FIs की होल्डिंग ठीक है। पहला पॉइंट तो FIs मेजोरिटी पे वापस आ चुका है। अब मैं आपको एक और पॉइंट भी क्लियर करता हूँ। FIs की और रिटेल की होल्डिंग ऑलमोस्ट एक जितनी हो गई है। वो 52% है और रिटेल का 63% है। तो ये पलड़ा जिस तरफ ही और झुकेगा, यानी कि जिसका नंबर और बढ़ेगा, वैसे वैसे बाजार अभी रिएक्ट करेगा। आप इसको क्रिटिकली वॉच कीजिएगा अगले 10 दिन के लिए। अगर FIs बढ़ता है तो बाजार और चलेगा और अगर रिटेल बढ़ता है तो फिर बाजार नीचे की तरफ आएगा। मैं रिटेल के नुकसान या रिटेल के एंटी होके नहीं बोल रहा हूँ ये, लेकिन मार्केट का टेक्सचर है कि जब जब रिटेल की होल्डिंग बढ़ती आई है बाजार थोड़ा वीक होता है। रही बात DIs की, उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो तो एज इट इज 38% पे बैठे हुए हैं। वो बढ़त में और गिरावट में दोनों में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए, निफ्टी ने 2 अच्छे काम किए हुए हैं। पहले तो बैक टू बैक बढ़िया लेवल्स उसने मेंटेन किए हुए हैं और हम ऑल टाइम हाई को बार बार टेस्ट करते हैं। लेकिन बुरी चीज ये है कि पिछले 2 दिन से हम 650 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं, हमको वही नहीं मिल रही है। 550 से 650 आप क्लोज करना चाहते हैं, आपकी क्लोजिंग नहीं होती है। एक दिन होती है 643 पर और एक दिन होती है करीब 500 के भी जाके नीचे। तो आप 2 दिन से 650 की लेवल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका रेजिस्टेंस 10 का 10 है। रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ हुआ है 550 से 650 का। तो ये रेजिस्टेंस 10 का 10 बना हुआ है। अब आते हैं सपोर्ट लेवल पे। 22,400 का सपोर्ट एरिया है, 22,200 का भी सपोर्ट एरिया, फिर 22,000 का भी सपोर्ट एरिया है। तो 3 तो सपोर्ट एरिया है, सेम रेजिस्टेंस भी 3 है। पहले 650 है, फिर 850 है, फिर 23,000 है। तो हर 200 पॉइंट पे बाजार अपने आप को बहुत जोर से शेक करेगा। आपका काम करने का तरीका ये होना चाहिए कि रेजिस्टेंस है तो माल बेच दीजिए, सपोर्ट मिले तो माल को प्लस कर लीजिए और वॉल्यूम को थोड़ा कम रखिए ताकि अच्छे से हैंडल हो पाए। दूसरी बात, जिनके पास पोजीशन है वो जरूर होल्ड करके रखे। मार्केट का टेक्सचर काफी अच्छा है। 62,000 करोड़ रुपए की ऑप्शन की सेलिंग है, कैश की बाइंग है, और माफी ऑप्शन की बाइंग है, कैश की बाइंग है और ऊपर से होल्डिंग्स बढ़ी हुई है। तो बाजार नीचे तो यहीं ही जाएगा। तो बाजार को ऊपर आने में बस ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉन्ग पोजीशंस कैरी रखिएगा। डिप मिले तो नए वाले भी एंट्री कर सकते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-20% की होल्डिंग्स के साथ वो भी काम करें। बैंक निफ्टी पे आते हैं, हल्की सी माइल्ड एंडिंग थी और वो 49,000 के अपने पक्का वाले सपोर्ट को मेंटेन करके रखेगा और बाजार थोड़ा और हीटअप होगा, यानी कि थोड़ा और चलता है तो वो करीब 49,800 तक भी आ सकता है और 50,000 के लेवल्स को भी आपको दिखा सकता है। हल्के से माइनर लेवल से अपने 50,000 को थोड़ा सा छू के लगा लीजिए कि वापस आए हुए लेवल्स है वो। तो ये रीगेन भी हो सकते हैं लेवल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस बताए हैं, उसी रेजिस्टेंस और इसी सपोर्ट पे ही आपको फिलहाल अभी काम करना। ऑप्शंस वाले इंट्राडे में ही काम करें, कैरी ओवर या BTST STBT वगैरह थोड़ा ना लेके जाएं। दूसरा, 2 शेयर एफ बैन में है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार फेयर वैल्यू पे है, एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी भी हाईलाइट भी कर रहे थे कि अगले कुछ दिन FIs की होल्डिंग पर नज़र रखिए और जब तक FIs बाजार में बने रहेंगे, बाइंग आती रहेगी उनके तरफ से, मार्केट में इस तरह से रैली चालू रहेगी। फ्रेश अगर खरीदारी करनी है, ज़्यादा वॉल्यूम्स लेके मत करिए, लेकिन जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करिए और मार्केट की इस तेज़ी को आप इंजॉय कीजिए।
ठीक है, तो ये है आज का सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह भी मौजूद हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि उनका बाजार पर आज क्या व्यू बन रहा है। देवांग जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपका क्या नजरिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? जिस तरह की तेजी और मुनाफा वसूली दोनों हमने देखी मंगलवार के सेशन में, आज कैसी शुरुआत हो सकती है मार्केट की और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें मार्केट की तो अभी भी ट्रेंड ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बाय एंड की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की बात करें, इंट्राडे सपोर्ट 22,600 का है, रेजिस्टेंस की बात करें 22,850 का है, तो बाय एंड की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मार्केट पे। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक रहेगा यहाँ पे अपोलो टायर। अपोलो टायर की बात करें तो हमें देखा है एक ब्रेकआउट देखने मिला डेली चार्ट के ऊपर विथ वॉल्यूम, तो हमें लगता है अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 525 का टारगेट है, 499 का स्टॉप लॉस रख के अपोलो टायर में खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की बात करें तो स्टॉक हाइट ऑफ हार्बटम चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक में हमने प्रीवियस सेशन में अपसाइड देखने मिला था, तो यहाँ पे पावर ग्रिड खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 295 का, टारगेट है 311। ठीक है, तो पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए, और इसके अलावा अपोलो टायर में भी आप खरीदारी करके चलिए 525 के लक्ष्य के लिए। दिवांग जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए आज और रणनीति सुझाने के लिए अपनी आज बाजार पर। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, और इस बीच एक दिन की छुट्टी भी थी, तो उसके चलते हमने देखा काफ़ी सारे खबरें भी आई हैं, अर्निंग्स भी आए हैं, और इस बीच 1 मई को ऑटो कंपनियों ने अपने सेल्स बिक्री के आंकड़े भी जारी किए हैं। तो एक बार वो भी देख लेते हैं वो कैसे रहे, एक एक करके उनको समझेंगे। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नतीजों से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो अगर नतीजे की शुरुआत करें तो हैवेल्स के जो नतीजे हैं, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। जो उनकी जो लॉयड की सेगमेंट है, एसी की सेगमेंट है, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली और कंपनी जो है पहली बार एबिट पॉजिटिव आई है, तो इसके कारण जो है स्टॉक में आज तेज़ी देखने मिल सकता है। और एक बुलिश कमेंट्री भी कॉन कॉल में देखने मिली थी। सोना, BLW, फोर्जिंग्स भी फोकस में रहेगा। नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, स्पेशली जो ईवी सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली, और उनकी ऑर्डर बुक भी जो है लगभग 74% ईवी सेगमेंट में ही कंट्रीब्यूट करती है। और मार्जिन्स में भी देखें तो सरप्राइजिंगली एक बम्प अप देखने मिला, डिस्पाइट जो फ्रेट कॉस्ट बढ़ी थी रेड सी में उसके कारण, तो ऑफकोर्स अच्छी नंबर्स देखने मिली हैं। नियोजन केमिकल्स की भी बात करें, सीक्वेंशियली नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। मार्जिन्स देखें तो 6% से ज़्यादा का उछाल देखने मिला है। रेवेन्यू में भी 22% का ग्रोथ आया है। 5 स्टार बिजनेस की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 33% का ग्रोथ और पैट में 40% का ग्रोथ रजिस्टर हुआ, और एसेट क्वालिटी भी स्टेबल आई है। नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। इंडस स्टार्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन स्टॉक में जो तेज़ी हम देखने मिल रहे थे, स्पेशली जो वोडाफोन की जो ड्यूज़ है रीपेमेंट के ऊपर, उसको लेके जो है बुलिश कमेंट्री जो है कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है। अंबुजा सीमेंट के कमज़ोर नतीजे आए, और हम बाकी सीमेंट कंपनीज में भी देखें हैं कि ऐसे जो वीक परफॉर्मेंसेस देखने मिली है। मार्जिन्स में गिरावट आई है 17%, पहले जो थे 19% का था। कैस्ट्रॉल की बात करें तो कैलेंडर ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है कैलेंडर ईयर 2024 का, उसके नतीजे हिसाब से जो है रेलेवेंटली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। एबिटा मार्जिन में भी गिरावट आया है, और हमने देखा था हाल ही में स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी पकड़ी थी, क्योंकि वो ईवी सेगमेंट में जो गए हैं, तो उसके कारण जो है थोड़ी सी करेक्शन भी देखने मिल सकती है। तो ये कुछ अहम अर्निंग्स हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं, जहाँ पे आज एक्शन दिख सकता है। ठीक है, तो ये हैं आज के कुछ नतीजे जो बाजार बंद होने के बाद आए 2 दिनों में, उसका एनालिसिस अभी शरद आपको करके बता रहे थे। शरद, इसके अलावा ऑटो बिक्री के नंबर्स भी आए हैं, वो भी बताइए कैसे रहे। जी बिल्कुल, ओवरऑल ऑटो बिक्री के नंबर्स कहेंगे अप्रैल के तो लार्जली इनलाइन आए थे जो हमने एक्सपेक्ट किया था। अब जो बात करें कि कंपनीज़ में जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिला, यहाँ पे 2 व्हीलर सेगमेंट के तीनों कंपनी जो अभी तक रिकॉर्ड किए हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। TVS मोटर्स, आयशर मोटर्स के, रॉयल एनफील्ड, हीरो मोटोकॉर्प, और एक सरप्राइज एलिमेंट है टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल। यहाँ पे जो CV सेगमेंट था म्यूटेड का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी आई है। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स में एस्कॉर्ट्स, क्यूबोटा, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और मारुति सुजुकी, यहाँ पे जो है अच्छी ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल्स में देखने मिली थी। हालांकि कमज़ोर में देखें तो आयशर मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल VECV सेगमेंट की जो है सबड्यूड परफॉर्मेंस देखने मिली है। 3 अहम कमेंट्री भी सामने आ रहे हैं, इसको भी मैं बता देता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प कहे हैं कि 125 सीसी और 400 सीसी के सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आई है, और वो मैवरिक 440 की डिलीवरी है वो भी स्टार्ट कर दी है,
और रिपोर्ट्स के हिसाब से जो हार्ले डेविडसन की जो उनके साथ करार हुई है, अब जो है 3.5 लाख या 13 लाख आप कह सकते हैं, वहाँ से जो है प्राइसिंग स्टार्ट होने वाली है। एस्कॉट कुबोटा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पोस्ट इलेक्शंस रूरल सेंटिमेंट में इंप्रूवमेंट आने वाला है, क्योंकि नियर टू अबव नॉर्मल मॉनसून एक्सपेक्टेड है इस साल। और आखिर में मारुति सुजुकी ने भी कहा है कि उन्होंने प्री बुकिंग नए स्विफ्ट के वेरिएंट की स्टार्ट कर दी है। लगभग 11,000 रुपये से जो है ये स्टार्ट होगी बुकिंग अमाउंट। ठीक है, तो ये हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े और चार्ट्स के जरिए हमने आपको बताया भी कि कौन कौन से नंबर्स अच्छे आए हैं, कहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है। आयशर मोटर्स के नंबर्स कमजोर हैं, टीवीएस मोटर्स, आयशर रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटर के नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में जो है एक नेगेटिव डेवलपमेंट आया है। जॉइंट एमडी केवीएस मानियन ने जो अपनी रेजिग्नेशन दे दी है और केवीएस मानियन ने उन्होंने कहा था कि जो हमारे एक्सक्लूसिव ईटी नाउ स्वदेश में उनकी रेजिग्नेशन लेटर आई थी हाथ में, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो मेंशन कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, और रिपोर्ट्स भी आ रही है कि जॉइनिंग जो है एक प्रॉपर बैंक में जो है कर सकते हैं वो। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो गोदरेज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। गोदरेज फैमिली में जो है एक टाइप से रीअलाइनमेंट हुई है शेयर होल्डिंग्स की। एक साइड में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ग्रुप है जहाँ पे लिस्टेड कंपनीज है जैसे कि गोदरेज इंडस्ट्रीज़, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज एक्यूरेट और एस्टेक लाइफ साइंस। वो जाने वाला है आपके नादिर गोदरेज और आदि गोदरेज की फैमिली को। और जो दूसरी ग्रुप है गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप, जहाँ पे गोदरेज और बॉयस और अनलिस्टेड एंटिटीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे जो है जमशेद गोदरेज एंड फैमिली के ग्रुप को मिलने वाली है। एंड ऑफ कोर्स एस्टेक लाइफ साइंस में भी जो है अनाउंसमेंट आया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस होने इन दोनों फैमिलीज़ में, तो उसके कारण एक ओपन ऑफर भी आएगा जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फैमिली आदि ग्रुप की वो जो है बढ़ा देंगे अपना स्टेक 20% से 67% पे। पर ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं आएगी प्रमोटर स्टेक की, ये रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। मैं बता देता हूँ इसका क्या रीज़न है। बीएसई भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एफएनओ ट्रांजैक्शन चार्जेस उन्होंने बढ़ाई है 27% ऑलमोस्ट ब्लेंडेड बेसिस पे। और जो बैंक एक्स ऑप्शंस है अब वो चार्ज होने वाले सेंसेक्स ऑप्शंस के एक साथ, तो उनका चार्जिंग लेवल सब सेम हो गया है। और अगर सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स में कोई भी बदलाव अब आएगी तो एक्सपायरी अब जो है दूसरे थर्सडे को होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज बीएसई और ट्रेडर्स के लिए है। जिंदल स्टेनलेस 5,400 करोड़ का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन 4.2 मिलियन टन्स पर एनम की होने वाली है। वहीं अगर गुजरात गैस के बारे में बात करें तो एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। सऊदी की जो प्रोपेन प्राइसेस है उसमें गिरावट आई है। अब ये जो है जून से एप्लीकेबल होगी ये प्राइस कट, और ये एक टाइप से रॉ मटेरियल है गुजरात गैस के लिए आपका प्रोपेन, तो उसके कारण जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हार्ले डेविडसन के 2024 के मॉडल प्राइसेस आ गए 13.39 लाख ऑनवर्ड से जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। और हमने जो है केमिकल सेगमेंट में भी जो है चैनल चेक्स किया अप्रैल के महीने में। सेंट्रम ब्रोकिंग के हिसाब से फ्लोरस्पार एक टाइप से रॉ मटेरियल है कंपनीज़ के लिए, वो जो है ऑलमोस्ट 7.6% मंथ ऑन बेसिस की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स के जो पर्सनस है जैसे कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, नवीन फ्लोराइन और एसआरएफ, उनके लिए पॉजिटिव है। और आखिर में मॉयल के बारे में बात करूंगा जहां पे उन्होंने सारे फेरोग्रेड्स जो मैंगनीज ओर के हैं 25 से लेकर 40% तक का जो है ग्रोथ का जो है एक्सपेक्टेशंस मान के चल रहे हैं, और एक प्राइस हाइक इन सेगमेंट्स में देखने मिली है। बिल्कुल, तो ये हैं आज के खबरों वाले शेयर्स जिन पर आप नजर रखिए। थैंक यू शरद आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं बीएसई के साथ, क्योंकि अगर स्टॉक में देखा हमने तो इन्वेस्टेक ने अभी रेटिंग जो है वो बढ़ा के बाय किया है और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 3,200 रुपीज़ का किया है। तो जैसे हमने देखा कि ट्रांजैक्शन चार्जेस जो थे वो बीएसई ने बढ़ाया है 27% पे। एंड उसके बाद इन्वेस्टेक का मानना है कि कहीं पे बीएसई का कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम्स में कहीं पे भी डिक्लाइन नहीं देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ एक प्राइस हैक, ये जो विदाउट इम्पैक्ट वॉल्यूम्स जो देखने को मिल सकते हैं उसकी वजह से एक पॉजिटिव आउटलुक उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं जेफरीज की, क्योंकि उन्होंने भी बीएसई पे होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 3,000 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे मीडियम टर्म में ये जो आउटलुक है वो हेल्दी रहने वाला है बीएसई के लिए। नियर टर्म में कहीं पे लिमिटेड ट्रिगर्स जो है वो उनको देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए ये जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने 3,000 रुपीज़ पर रखा है। अगली बात करते हैं अशोक लेलैंड की, क्योंकि डैम कैपिटल ने अभी रेटिंग जो है वो सेल से बढ़ा के बाय किया है और टारगेट प्राइस भी बढ़ा के 245 रुपीज़ का किया है, जो कि पहले 120 रुपीज़ का था। तो उनका मानना है कि
पे सीवीज में हमें कहीं पे अपटिक देखने को मिल सकता है, एक अप साइकिल यहाँ से चालू हो सकता है H2 FY25 में, और इसी के चलते हुए अशोक लेलैंड को एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो कहीं पे बाकी जो कंपनीज़ है ऑटो कंपनीज वो 30% प्रीमियम पे अभी भी ट्रेड करी है अशोक लेलैंड से, और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है अशोक लेलैंड में। अगली बात करते हैं एंटेरो हेल्थ केयर में, क्योंकि डैम कैपिटल ने अभी इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस है 1433 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसमें अगर एंटेरो की बात करें तो एक लीडिंग पायनियर जैसे ये जो कंपनी है वो आगे उभरते हुए देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ उनका मानना है कि कहीं पर रेवेन्यूज़ में एंटेरो 4000 करोड़ क्रॉस कर सकता है, और इसके लिए सिर्फ 1000 करोड़ का कॉस्ट इसको बेयर करना पड़ेगा, और आगे जाके कहीं पे IPM ग्रोथ में 500 to 700 बेसिस पॉइंट का एक आउटपेस भी देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं REC की, क्योंकि CLSA ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 595 रुपीज़ का किया है। जैसे हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट था कंपनी का, और आगे जाके केपेक्स के वजह से एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक भी उन्हें देखने को मिल रहा है, और ये जो इम्प्रूवमेंट है क्रेडिट कॉस्ट में डिस्कॉम्स का, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है REC के ऊपर दिखा सकता है। अगली बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। जैसे हमें पता है कि काफ़ी सारे, जैसे पहले भी बैंक में हमने देखा था 10% का फॉल आया था, और इसके बाद अभी जो MD है वो उन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है कोटक महिंद्रा बैंक से, और इसी के ऊपर अगर इन्वेस्टर की माने तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2300 रुपीज़ पे रखा है, क्योंकि बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़े हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें। गुड मॉर्निंग। देखिए, कल FOMC का जो स्टेटमेंट आया था वो डोविश था, हॉकिश एक्सपेक्टेशन था, उसकी वजह से सोने और चांदी दोनों में हमें तेजी देखने को मिली। तो सोने बाय कर सकते हैं 70,600 के करीब, 71,000 के टारगेट के लिए, और चांदी भी आज के दिन अगर डिप मिलती है 80,800 के करीब तो बाय कर सकते हैं 81,600 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 80,400 का। कच्चे तेल में बात करें तो कच्चे तेल में कल हमने देखी इन्वेंट्री काफ़ी बढ़ के आई है, तो दबाव है, मिडिल ईस्ट में भी टेंशन कम है, तो आई थिंक आज के दिन भी कच्चे तेल में शॉर्ट कर सकते हैं 6680 के करीब, 6550 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6720 का। और अगर बेस मेटल्स में देखें तो आई थिंक कॉपर में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बिकवाली आ सकती है, तो 862 पे शॉर्ट कर सकते हैं 854 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 866 का। ठीक है, तो ये है रणनीति आज कमोडिटी मार्केट में। थैंक यू सो मच भाविक जी आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करके चल सकते हैं, कॉपर में बिकवाली करने की सलाह, और क्रूड में भी यहाँ से और नरमी आ सकती है। 6550 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चलिए। फिलहाल इस शो में इतना।